एक दिलकश कोठे की मालकिन थी जिसकी खूबसूरती और अदाएं बेमिसाल थी। जो भी मर्द उसे देखता उसके हुस्न का दीवाना हो जाता और उसके कदमों में झुक जाता। लेकिन खूबसूरती कुछ पल के लिए ही लुभाती है। अगर सच में ऊंचे दर्जे में जाना है और किसी रईस खानदान की बहू बनना है तो सिर्फ बाहरी दिखावा काफी नहीं। उसने सुना था कि आम लोगों के बीच लाओ जिन नाम का एक मशहूर चेहरा पढ़ने वाला रहता है, जो इंसान का चेहरा देखकर उसे पहचानने का हुनर रखता है। एक नजर में किस्मत और सुख दुख भांप सकता है। वो चेहरे के हाव भाव बदलकर किस्मत भी बदल सकता था। अपनी आगे की जिंदगी ऐशो आराम से बिताने के लिए मालकिन ने लाओ जिन को अपने साथ मिलाने का इरादा किया, ताकि उसके हुनर से अपने लिए कामयाबी का रास्ता बना सके और उसे अपना मोहरा बना ले। क्या तुम मेरे कोठे पे काम करना चाहोगे? इतना शानदार हुनर यूं ही बर्बाद करना कितने दुख की बात होगी। लाओ जिन के अनोखे हुनर के चर्चे आम लोगों में आग की तरह फैल चुके थे। किस्मत बदलने का सबसे आसान तरीका था नाक के पास एक छोटा सा लाल तिल बनाना, जिससे एक मामूली औरत भी रातों रात रानी बन सकती थी और देखते ही देखते वो किसी रईस घराने में ब्याह दी जाती, जिससे उसकी गरीबी वाली किस्मत पूरी तरह बदल जाती। चेहरा पढ़कर तकदीर बदलने की इस कला की बदौलत लाओ जिन की शोहरत दिन ब दिन बढ़ती गई। यहाँ तक कि जब सरकारी अफसरों के पास कोई पेचीदा कत्ल का मामला आता तो वे खास तौर पर उसे वहां बुलाते थे ताकि वो सुराग ढूंढने में मदद कर सके। एक बार उसकी पत्नी की हत्या का अजीब मामला आया, जिसमें 3 संदिग्ध पकड़े गए। उनके आने जाने और गवाहों की बातों से लग रहा था कि तीनों ही दोषी हो सकते हैं, लेकिन लाओ जिन ने बस एक नजर में कह दिया कि इनमें से कोई असली कातिल नहीं है। फिर उसने मरने वाली औरत के पति की तरफ देखा और ठंडे लहजे में पूछा कि उसने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा। उस आदमी ने तुरंत इनकार किया और खुद को बेगुनाह बताया, पर लाओ जिन ने उसके चेहरे की बनावट देखकर अपना फैसला सुना दिया। तुम दोनों की किस्मत मुर्गी और नेवले जैसी है। नेवला जब मुर्गी को सलाम करने आए तो समझो उसकी नीयत में खोट है। लाओ जिन के दिए हुए चेहरे के ठोस सबूतों के आगे वो पति और ज्यादा झूठ नहीं बोल पाया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सिर्फ अपनी पारखी नजरों से उसने केस सुलझाकर कातिल को पकड़वा दिया। लाओ जिन की इस काबिलियत ने पूरे दरबार को हैरान कर दिया और जब उसकी शोहरत महल तक पहुंची तो देश के प्रधानमंत्री ने उसे खास तौर पर बुलवाया। मिलते ही लाओ जिन प्रधानमंत्री के रसूख को देखकर सहम गया। उनके चेहरे पर एक खूंखार शेर जैसी ताकत और रुतबा था, जो रईसी का एक अलग ही दबाव पैदा कर रहा था, जिससे लाओ जिन अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा रह गया। प्रधानमंत्री खुद लाओ जिन के हुनर को परखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे दरबार के बड़े अफसरों के चेहरे पढ़ने को कहा। लाओ जिन की तेज नजरों ने तुरंत एक अफसर को पहचान लिया, जिसकी आंखें चूहे जैसी और मुंह मछली जैसा था और जो लालच व भ्रष्टाचार की मिसाल था। प्रधानमंत्री ने तुरंत उसके घर की तलाशी का आदेश दिया, जहां से सचमुच बहुत सा सोना चांदी और कीमती खजाना मिला। चेहरा पढ़ने की इस कला ने जल्द ही सम्राट का ध्यान भी खींचा। सम्राट खास तौर पर भेष बदलकर महल से बाहर आए ताकि वो खुद एक मामूली इंसान लाओ जिन से मिल सके। लाओ जिन ने फौरन झुककर उन्हें बड़े अदब से सलाम किया। पास खड़े सम्राट के साले के चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। उसका जीजा, जो खुद 5वें दर्जे का बड़ा अफसर था, वो एक मामूली आदमी के सामने इतना झुक रहा था। अपने जीजा को जमीन पर घुटने टेके देख वो मन ही मन हैरान था। क्या वाकई उसके सामने खड़ा ये शख्स खुद सम्राट है? उस वक्त उन दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि सम्राट के इस गुप्त दौरे ने उन्हें एक ऐसी खतरनाक मुसीबत में डाल दिया है जो उनके पूरे खानदान को तबाह कर सकती है। सम्राट ने लाओ जिन को चुपके से इसलिए ढूंढा था क्योंकि उनके मन में गहरा डर छिपा था। उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी और उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र अपने सगे भाई राजकुमार सुयांग की थी। ये राजकुमार बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी था। उसके पास एक बड़ी फौज और बहुत ताकत थी। सम्राट को डर था कि उनके मरने के बाद उनका भाई बगावत कर देगा और नन्हे राजकुमार की गद्दी छीन लेगा। इसलिए उन्होंने खास तौर पे लाओ जिन को राजकुमार सुयांग का चेहरा पढ़ने का काम सौंपा, ताकि वो देख सकें कि क्या उसके अंदर तख्ता पलट करने वाले गद्दार के लक्षण छिपे हैं। लाओ जिन बहुत डरे हुए और विनम्र थे। उन्होंने तुरंत वादा किया कि वे सम्राट के भरोसे को कभी नहीं तोड़ेंगे। लाओ जिन जानते थे कि चेहरा पढ़ना तभी सबसे अच्छा होता है जब वो स्वाभाविक हो। जब कोई पूरी तरह से शांत हो और दिखावा ना कर रहा हो, तभी चेहरा सबसे सटीक दिखता है। इसलिए सम्राट ने उन्हें अपना करीबी बन के जाने का इंतजाम किया, ताकि वे पेंटिंग देने के बहाने महल में जाकर करीब से देख सकें। लेकिन जब लाओ जिन ने राजकुमार सुयांग को देखा तो वे दंग रह गए। राजकुमार झुके हुए और सुस्त दिख रहे थे और उनकी नाक बार बार फड़क रही थी। वे कमजोर और डरपोक लग रहे थे। उनमें सम्राट बनने की कोई महत्वाकांक्षा या साहस नजर नहीं आ रहा था। लाओ जिन ने महल लौटकर बताया कि राजकुमार का चेहरा कमजोरी दिखाता है, वे सत्ता छीनने वाले महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं है। सम्राट ने राहत की सांस ली। ये जानते हुए कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, उन्होंने लाओ जिन से कहा कि वे प्रधानमंत्री के साथ मिलकर युवा राजकुमार की मदद करें। जल्द ही सम्राट की मृत्यु हो गई। सभी अधिकारी अंतिम संस्कार में आए और राजकुमार सुयांग भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। लेकिन तभी जब लाओ जिन ने राजकुमार को देखा तो वे सन्न रह गए। राजकुमार अब बिल्कुल अलग दिख रहे थे। उनकी आंखों में एक शिकारी जैसी चमक और नफरत थी। उनका अंदाज बहुत ही क्रूर और दबंग था, जैसा इतिहास की किताबों में सत्ता छीनने वाले विद्रोहियों का बताया गया है। लाओ जिन को समझ आया कि उन्होंने पहले जिसे देखा था वो कोई और था।
उन्हें धोखे में रखा गया था और वे एक जाल में फंस चुके थे। खतरे को भांपते हुए लाओ जिन प्रधानमंत्री के पास गए। दोनों ने राजकुमार की महत्वाकांक्षा से बचने और सरकार को सुरक्षित रखने की गुप्त योजना बनाई। सम्राट के न रहने पर राजकुमार सुयांग ने दिखावा करना छोड़ दिया। वे अहंकारी हो गए, सम्राट की पोशाक पहनी और अपनी किस्मत जानने के लिए ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने हाथ में तलवार ली और लाओ जिन के पास जाके गुस्से में पूछा कि क्या उनके चेहरे पे दुनिया पर राज करने वाले सम्राट की चमक है। लाओ जिन बहुत डरे हुए थे। वे जानते थे कि राजकुमार बहुत क्रूर हैं, इसलिए वे चुप रहे। राजकुमार में उनकी हिचकिचाहट देखी और उनके बेटे की जान लेने की धमकी दी। सालों पहले लाओ जिन ने अपने बेटे का चेहरा देखकर कहा था कि उसका राजनीति में कोई भविष्य नहीं है, एक शांत जीवन ही उसके लिए सुरक्षित होगा। लेकिन बेटे को किस्मत पे यकीन नहीं था। अपनी मेहनत से उसने परीक्षा पास की और एक सरकारी अधिकारी बन गया। उसकी मेहनत से बनी किस्मत अब खतरे में थी। अपने बेटे को बचाने के लिए लाओ जिन के पास प्रधानमंत्री के साथ मिलकर राजकुमार को हराने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन लाओ जिन और प्रधानमंत्री ने सम्राट को राजकुमार के विद्रोह के बारे में बताया, लेकिन सम्राट बहुत दयालु थे और उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनके चचा उन्हें धोखा देंगे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके चाचा उनकी हत्या की योजना बना रहे हैं। राजकुमार ने चुपके से एक जहरीली सुई निकाली और उसे सम्राट की गर्दन की ओर ताना। बस एक वार से सम्राट की मौत हो जाती और वे गद्दी पर बैठ जाते। लेकिन अपने मासूम और भरोसेमंद भतीजे को देखकर राजकुमार को अचानक दया आ गई और वे रुक गए। इस अजीब व्यवहार ने सम्राट को शक में डाल दिया और उन्हें लाओ जिन की चेतावनी याद आई। उन्होंने तुरंत रात भर चेहरे पड़ने वाली पुरानी किताबें देखी। उन किताबों में साफ लिखा था कि अगर किसी की भौं के बीच 3 लाल तिल हों तो वो जन्मजात विद्रोही होता है, जिसकी किस्मत में विद्रोह करना लिखा होता है। दुविधा में फंसे नन्हे सम्राट को खतरे को जड़ से मिटाने का फैसला लेने के लिए मजबूर करने के वास्ते बूढ़े किम ने एक योजना बनाई। उसने सुयांग के माथे पर कृत्रिम रूप से 3 लाल मस्से बनाने का फैसला किया ताकि उसे जन्मजात विद्रोही जैसा दिखाया जा सके। इसके लिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद भेष बदलने वाले माहिर को बुलाया। वे आधी रात को महल में घुसे और नशीली दवा देकर सुयांग को पूरी तरह बेहोश कर दिया। फिर एक छोटा चाकू निकालकर उसने सावधानी से राजकुमार के माथे पर एक चीरा लगाया। त्वचा की ऊपरी परत को धीरे से हटाकर उसने सिंदूर से मांस पर 3 साफ दिखने वाले लाल मस्से बना दिए। किस्मत बदलने का ये काम पूरा करने के बाद उसने चिंचिला के बारीक बालों से त्वचा को जल्दी से सिल दिया। ये काम इतनी सफाई से किया गया था कि कोई आम इंसान इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। अगर ये साजिश पकड़ी जाती तो पूरे खानदान को मौत की सजा मिलती। फिर भी किम ने दरबार की स्थिति बदलने के लिए ये जोखिम उठाया। अगले दिन जब सुयांग सम्राट के सामने पेश हुआ तो धूप पड़ते ही उसके माथे के वे 3 मस्से साफ दिखने लगे। नन्हे सम्राट ने उन्हें देखते ही पुरानी किताबों में लिखे लक्षणों से मिलाया और मान लिया कि उसके चाचा जन्मजात विद्रोही हैं। उसने तुरंत प्रधानमंत्री को सुयांग को खत्म करने का गुप्त आदेश दे दिया। जब लगा कि योजना सफल होने वाली है तभी पासा पलट गया। सुयांग ने किम की चाल पहले ही समझ ली थी और अपनी जवाबी चाल चल दी थी। उसने पहले किम के बेटे को जहर देकर अंधा करवाया और इल्जाम प्रधानमंत्री पर लगा दिया। फिर उसने जानबूझकर एक गुप्त पत्र गलत पते पर भेजा जो किम के साले के हाथ लग गया। किम का साला गुस्सैल और अपनों का पक्ष लेने वाला था। जब उसे पता चला कि प्रधानमंत्री ने उसके भांजे को जहर दिया है तो वो आग बबूला हो गया। उसने प्रधानमंत्री की हत्या की पूरी योजना सुयांग को बता दी। पूरी योजना जानकर सुयांग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत विद्रोह तेज कर दिया और अपनी सेना लेकर रात भर में प्रधानमंत्री के महल को तहस नहस कर दिया। प्रधानमंत्री और उनका पूरा परिवार मारा गया। जब किम को पता चला कि उसके साले ने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है तो उसका मन किया कि उसे वहीं मार डाले, लेकिन जब तक वह प्रधानमंत्री को आगाह करने पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद सुयांग का पूरे दरबार पर कब्जा हो गया। नन्हा सम्राट बेबस होकर बस आंसू बहाता रहा। सुयांग ने अपने सभी विरोधियों को देश निकाला दे दिया, जिसमें किम का बेटा भी शामिल था। अपने बेटे की जान बचाने के लिए किम ने अपना आत्मसम्मान त्याग दिया और सुयांग के सामने घुटने टेककर रहम की भीख मांगी। सुयांग ने घमंड से वही सवाल फिर पूछा, सच बताओ, क्या मेरे चेहरे पर सम्राट बनने के लक्षण हैं? बेटे के लिए किम को झुकना पड़ा। उसने सुयांग की तारीफ की कि वो महान शासक बनेगा। उसे लगा झुकने से बेटा बच जाएगा, लेकिन सुयांग बहुत क्रूर था। उसने तुरंत तीर चलाया जो किम के बेटे के सीने में लगा। बेटे को बाहों में दम तोड़ते देख किम टूट गया। उसने पहले ही देख लिया था कि बेटे की किस्मत में कोई पद नहीं था और उसे सादगी से जीना चाहिए था, पर वो उसे रोक नहीं पाया। आखिरकार वो सत्ता की इस लड़ाई में मारा गया। बाद में किम को समझ आया कि ये सब उसकी अपनी चालाकी का नतीजा था। अगर उसने अपनी विद्या का इस्तेमाल किस्मत बदलने और दरबार की राजनीति में दखल देने के लिए न किया होता तो न ये कत्लेआम होता, न प्रधानमंत्री का परिवार खत्म होता और न ही उसका बेटा मरता। सालों बाद दुनिया से तंग आके किम समुद्र किनारे एकांत में रहने लगा। एक दिन सुयांग का एक खास आदमी उसके पास अपना भविष्य जानने आया। किम ने उसका चेहरा देखकर कहा कि भले ही वो मामूली परिवार से है, पर उसकी किस्मत में तरक्की है, लेकिन उसका अंत सिर कटने से होगा। वो आदमी डर के साए में जीने लगा और पूरी जिंदगी बहुत संभल कर रहा।
वो बुढ़ापे तक शांति से जिया और उसका सिर कभी नहीं कटा। लेकिन किसे पता था कि नियति पहले ही तय हो चुकी थी। 17 साल बाद जब नया सम्राट गद्दी पे बैठा तो उसने पुराना हिसाब चुकता किया, उसकी हड्डियों को कब्र से निकलवाया और कानून के अनुसार उसका सिर कलम कर दिया। दरअसल पूरी कहानी को गहराई से समझने पर पता चलता है कि चेहरा कभी भाग्य तय नहीं करता, बल्कि इंसान की इच्छाएं और अहंकार ही उसके अंत का फैसला करते हैं। लाओ जिनके पास चेहरा पढ़कर किस्मत बदलने की शक्ति थी, वो दूसरों को ऊंचे ओहदे दिलाने, सरकार को अपराधी पकड़ने और अधिकारियों के मन पढ़ने में माहिर था, लेकिन अपनी इच्छाओं और अहंकार को नहीं देख पाया। उसने गुप्त विद्याओं और साजिशों से किस्मत बदलने, दरबार की राजनीति को नियंत्रित करने और भाग्य को हराने की कोशिश की, लेकिन अंत में भाग्य ने उसे हरा दिया। उसने अपने वफादारों को खो दिया और बेटे की मौत का कारण बना। वो अपनी बाकी की जिंदगी अकेले पछतावे में बिताने को मजबूर हो गया। ये तथाकथित भाग्य और चेहरे की रेखाएं कभी ईश्वर द्वारा तय की गई बेड़ियां नहीं होती, बल्कि ये तो बस दौलत और ताकत पाने के लिए इंसानों द्वारा बनाए गए बहाने हैं। एक महत्वाकांक्षी राजकुमार ने धैर्य दिखाया और सत्ता पाने के लिए भाग्य का सहारा लिया। लाओ जिन ने अपनी चतुराई के घमंड में दरबार में साजिशें रची और आम लोग मेहनत की बजाय सीधे सफलता के लिए किस्मत बदलने की उम्मीद करते रहे। लेकिन समय का चक्र किसी का पक्ष नहीं लेता। इंसान की चालाकी और योजनाएं भी नियति को नहीं हरा सकती और कोई अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी किस्मत बदल रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा हर कदम तुम्हारी बर्बादी की नींव रख रहा है। तुम्हें लगा कि तुम दूसरों की किस्मत को काबू कर सकते हो, पर अंत में तुम अपने सबसे करीबी लोगों को भी नहीं बचा पाए।